इजारेम को प्रेजेंट मानो, इजारेम को प्रेजेंट मानो, बाज बार को पास्ट, बाज बर को पास्ट, सेल बिल को फ्यूचर जानो, सेल बिल को फ्यूचर जानो, चलो करे टेंस की शुरुआत, चलो करे टेंस की शुरुआत, बी के साथ भी फोर तो, बी के साथ भी फोर तो कंटिन्यूअस कहलाए, हैव के साथ भी थ्री को, हैव के साथ भी थ्री को परफेक्ट दियो बताए, सिंस फॉर के साथ भी फोर तो, सिंस फॉर के साथ भी फोर तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए, सिंस फॉर के साथ भी फोर तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए, बाकी बचे रूप को इंडिफिनिट दियो बताए, बाकी बचे रूप को इंडिफिनिट दिए बताए, इजारेम को प्रेजेंट मानो, बाज बर को पास्ट, सेल बिल को फ्यूचर जानो, चलो करे टेंस की शुरुआत। आइए इसका हम हिंदी रूप में जानते हैं, पहचान जानते हैं। है हूँ को प्रेजेंट मानो, है हूँ को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, गागेगी को फ्यूचर जानो, चलो करें टेंस की शुरुआत, चलो करें टेंस की शुरुआत, रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस कहलाए, रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस कहलाए, चुका चुकी चुके को परफेक्ट दियो बताए, चुका चुकी चुके को परफेक्ट दियो बताए, समय के साथ रहा रही, समय के साथ रहा रही रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाए, बाकी बचे टेंस को इंडिफिनिट दियो बताए, बाकी बचे टेंस को इंडिफिनिट दियो बताए, है हूँ को प्रेजेंट मानो, है हूँ को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो, चलो करें टेंस की शुरुआत। नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। जी हाँ, आज आप लोग ने सुना टेंस का संगीत, टेंस पर सॉन्ग। अब जानेंगे कुछ ऐसे तरीका, ऐसे कंसेप्ट जानेंगे जो बहुत कम समय में एक कंसेप्ट पे बेस्ड टेंस को, सभी टेंस को हम जान पाएंगे। आइए हम समझते हैं। पहले जानेंगे टेंस क्या होता है। तो फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब के रूप को क्या कहते हैं? टेंस कहा जाता है। वर्ब के 5 रूप होता है, वर्ब के 5 रूप होता है और उन्हीं 5 रूप को जानना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4
टाइप होते हैं। प्रत्येक टेंस के मतलब तीनों टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को 4 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है? तो इंडेफिनिट टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, और कौन होता है? परफेक्ट टेंस होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पहला वाला बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। फिर दूसरा कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम बारी बारी से जानते हैं कैसे कोई टेंस का उसका स्ट्रक्चर बन पाता है। आइए हम जानते हैं कि कैसे जो है स्ट्रक्चर बन पाता है। चलिए तो आइए देखते हैं पहले कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जारी रहना, चलते रहना, कंटिन्यू करते रहना। तो इसमें क्या होता है? हिंदी की बात करें तो आपको संगीत में बताए हैं, गानों में बतलाए हैं, रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस कहलाए, रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस कहलाए। और इंग्लिश में क्या बतलाए थे? बी के साथ भी फोर आए तो कंटिन्यूअस कहलाए। तो बी का मतलब क्या होता है आज जानेंगे। बी के साथ क्या होता है? कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, चाहे प्रेजेंट आ जाए, चाहे पास्ट आ जाए, चाहे तो फ्यूचर आ जाए, वहां पे बी का रूप लगेगा ही रूप लगेगा। अब बी के बाद किसका रूप होगा? V4 का प्रयोग हो जाएगा। V4 का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। आई कंटिन्यूअस किसके साथ लेकर चलता है? तो बी के साथ चलता है। तो जानेंगे कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं, इसको जानते हैं। बी का मतलब क्या होता है? तो हाँ, आपको पहले पता है कि कोई वर्ब के कितने रूप होता है? तो 5 रूप होता है। कौन कौन सा पहला रूप होता है जरा देखेंगे। पहला रूप, और क्या हो जाएगा? दूसरा रूप, और कौन सा हो गया? तीसरा फॉर्म हो गया वर्ब का, चौथा हो गया V4 होता है, पांचवा क्या होता है? V5 होता है। आइए बी का पहला रूप क्या होता है, बी का पहला फॉर्म क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए। पहला क्या होता है? R होता है, और क्या होता है? M होता है। दूसरा जो होता है वो बाज होता है और बर होता है, और तीसरा बीन होता है, चौथा में तो ING लगता है, बिंग हो जाएगा। अब पांचवा क्या होता है? ईज होता है। पांचवा क्या होता है? ईज होता है। आपको बताए थे, क्या बताए थे गीत में, संगीत में हमने बतलाया था, ईज RM को प्रेजेंट मानो। ईज RM पहला और पांचवा जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है। पहला और पांचवा प्रेजेंट फॉर्म होता है। बाज बर क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म हो जाएगा, पास्ट रूप हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी आने वाले हैं सब के सब क्या होने वाला है? बी का फॉर्म हो जाएगा। आपके साथ एक फ्यूचर में बतलाए थे कि सैल और बिल को क्या समझना है? फ्यूचर समझना है। तो सैल और बी का इस सब का RM बाज बर बीन बिंग ईज का मेन वर्ब जो है वह कौन सा होता है? बी होता है। ध्यान रखेंगे क्या हम बोल रहे हैं? सब का मेन वर्ब कौन सा है? बी है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मॉडल वर्ब आवेगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सब कोई भी आवेगा तो इसके बाद ये सब का प्रयोग नहीं हो सकता है। किसका प्रयोग होगा? तो बी का ही प्रयोग हो सकता है। तो बी के साथ V4 का प्रयोग हो गया तो समझेंगे कि वह कौन सा टेंस होगा? तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो R और M, ईज RM बाज बर और सैल बी और बिल बी के बाद V4 हो गया तो वह क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हाँ जी हाँ, कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले। तो बात समझ में आ गया। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? V4 हो गया। V4 का मतलब हो गया प्रिंसिपल वर्ब में ING लगाना, प्रिंसिपल वर्ब में क्या लगाना? ING लगाना हो गया। अब बी का मतलब अभी बतला दिए है, ईज होता है, R होता है, M होता है, बाज हो गया, और क्या हो गया? बर हो गया, और क्या होता है इसके साथ भाई? तो सैल बी हो जाएगा फ्यूचर के लिए, और क्या होता है? बिल बी हो जाएगा। अब प्लस हो गया V4
होता है। तो इसको क्या कहेंगे, देखिए एकदम आराम से पढ़ते जाएंगे, एकदम आराम से कंस्ट्रक्शन बनते चला जाएगा, स्ट्रक्चर बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये जानते हैं कि V4 कैसे बनता है, V4 कैसे बनाया जाता है, प्रिंसिपल वर्ब का चौथा रूप कैसे तैयार होता है, ING कैसे बनाया जाता है। तो एकदम सिंपल सी बात, पहला तरीका, अगर कोई प्रिंसिपल वर्ब है, अगर प्रिंसिपल वर्ब के अंत में लास्ट में अगर ई है, कोई भी प्रिंसिपल वर्ब के अंत में ई है तो ई को हटा देना है और ING जोड़ देना है। ई को क्या करना है, हटा देना है और ING जोड़ देना है। जैसे कि बात करें मेक के अंत में क्या है, ई है, तो ING जब जोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। लव में अंत में ई है, इसमें ING हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, लविंग हो गया। और बात करते हैं सेव में ई है लास्ट में, तो ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी प्रिंसिपल वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर क्या करना है, ING जोड़ देना है। दूसरा इसका नियम क्या होता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल वर्ब के अंत में IE हो, तो IE को हटा देना है और वहां पर क्या लाइएगा, बाई ले आइएगा। आई को हटा के बाई लाएंगे और तब क्या जोड़ देना है, ING जोड़ देना है। IE को हटाकर क्या करना है, बाई लाना है, तब ING जोड़ देना है। जैसे कि बात करें टाई की बात करते हैं, लाई की बात करते हैं, भाई की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई को जगह पर क्या करना है, बाई लाएंगे तो टाइंग हो जाएगा। लाई के जगह पर IE को हटाकर क्या करेंगे, बाई लाएंगे, ये लाइंग हो जाएगा। अब भाई में IE है तो क्या हो जाएगा, भाइंग हो जाएगा। आपको पता है टाई का मतलब क्या होता है, टाई का मतलब ए वाला टाई गड़ौती जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, बांधना बोलते हैं। और लाई का मतलब क्या होता है, लेटना होता है। अब भाई का मतलब प्रतिस्पर्धा करना होता है। तो दो गो तरीका जानेंगे। और तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका इसका होता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल वर्ब है, और उसका अंत कॉन्सोनेंट से होता है, और उसके जस्ट पहले एगो सिंगल में अगर वॉवल रहता हो तो अंतिम लेटर को, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ा जाता है। जी हाँ, फिर पुनः समझेंगे क्या हम बोले, अगर कोई प्रिंसिपल वर्ब है उसका अंत कॉन्सोनेंट से होता है और उस कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले सिंगल एगो, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वह वॉवेल होगा, और तब क्या करना है, ING लगाएंगे तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, डबल करके ING लगा देंगे। जैसे कि बात करते हैं रन में ING लगाने जा रहे हैं, स्विम में ING लगाने जा रहे हैं तो क्या होगा। और फिर बिगिन में ING लगाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा। फिर पुट में ING लगाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सब में कैसे लगेगा, तो क्या करना है, डबल कर देना है। डबल क्यों, डबल कैसे पता चलेगा, क्योंकि n क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले जस्ट जो है वह वॉवेल है, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ देते हैं। उसी तरह से स्विम में देखिए m के जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। और सब प्रिंसिपल वर्ब है, ये क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा। विन मतलब जितना होता है, ING लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विनिंग हो गया। क्यों, क्योंकि इन के पहले वॉवेल है, एक वॉवेल होना चाहिए। इनके रीड में भी कहिएगा कि क्या हो जाएगा, ऐसे होगा क्या, तो रीड में देखिए तो डी कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है दो गो वॉवेल है, दो गो वाला में काम नहीं, डायरेक्ट खाली ING जोड़िएगा। अब कहिएगा कि प्ले में भी तो लग जाएगा। अरे साहब, बाई जो होता है वह क्या है, जब अंत में आता है या बीच में आता है तो वह कॉन्सोनेंट नहीं रहता है, वो वॉवेल बन जाता है, क्योंकि W और बाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ING जोड़ देंगे, न कि डबल करके ING जोड़ा जाता है। तो इन बातों को ध्यान करते हैं।
तो बी का मतलब अभी हमने क्या बतलाया, बी का मतलब क्या हो गया, इज, आर, एम, बाज, बर, सेल बी, बिल बी को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और कंटिन्यूअस के साथ हमेशा बी का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, V4 होना जरूरी है, आईएनजी होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। और इसके साथ कौन सा प्रयोग होता है, बी का रूप चलता है। तो हम अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आ जाते हैं, हम लिखते हैं प्रेजेंट, पहला लिखते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिया। अब आ जाते हैं पहले इंग्लिश के स्ट्रक्चर पर आए। तो आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश में सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में होता है, शुरू में क्या लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट हम लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब यही में से कोई होगा। तो प्रेजेंट कौन होता है, तो हमने क्या गाना गाया था, इज, आर, एम को प्रेजेंट मानो। तो जी हाँ, तो इज हो गया, आर हो गया, और क्या आ गया, एम हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। ध्यान से देखिए, इज, आर, एम को क्या समझना है, तो प्रेजेंट मानना है। और कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं, V4 कहा जाता है। कंटिन्यूअस को V4 कहा जाता है। और V4 के बाद मतलब कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और क्या हो गया, उसके बाद बचा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। आपको बनाने आ जाएगा निश्चित रूप से, कंसेप्चुअल में बतला रहा हूं सीधा सीधा। देखिए, इज, आर, एम को क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट पढ़ेंगे। अब V4 का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इज, आर, एम को प्रेजेंट, अब V4 को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया, टोटल मिला के प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अगर हिंदी की बात कहें तो इसमें क्या लगा रहता है, रहा, रही, रहे लगा रहता है। और प्रेजेंट में क्या हिंदी होता है, तो है लगा रहता है, हूं लगा रह सकता है लगा रह सकता है, यही सब तो लगा रह सकता है ना। सब के साथ है, आए, हूं, आया, हो, आया, जो भी कुछ हो, ये सब अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आइए अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रहा, रही से पता चलता है कि कंटिन्यूअस है। और है, हूं से पता चलता है क्या है, कि प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। हिंदी की बात करेंगे तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट है, और रहा से पता चलता है कि कंटिन्यूअस है। तो टोटल मिलाकर क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। अगर अंग्रेजी की बात करेंगे, अंग्रेजी में कैसे पता चलेगा, तो इज, आर, एम को प्रेजेंट बोलते हैं, तो इतना को प्रेजेंट बोलेंगे। अब V4 को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल हो जाएगा। आइए इसी के आधार पर होगा। माई की अंग्रेजी आप सबको पता होगा, आई होता है, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और गाना की अंग्रेजी सिंग होता है, उसमें ING जोड़ देना है। तो आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सॉन्ग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिएगा, दे लिख दिए, दे, आ रहे हैं, आर का प्रयोग होगा। कमिंग, कम में क्या होता है, ई होता है, लेकिन ING में हम क्या बतला है कि अगर ई अंत में होता है तो ई को हटाकर ING जोड़ा जाता है। दैट मीन्स कमिंग हो जाएगा। यहाँ के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा। अंग्रेजी के वाक्य के देखकर आपको बताना है कि कैसा टेंस का प्रयोग हुआ है। आर से हम बताएंगे कि प्रेजेंट है, ING का प्रयोग जो होगा वो कंटिन्यूअस टेंस को बतलाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। वह किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है से पता चलता है कि मेल है। अब मेल के लिए ही का प्रयोग होता है। ही इज रीडिंग, रीड नहीं होगा, रीडिंग हो जाएगा। कंटिन्यूअस में ING का प्रयोग होता है। ए बुक का प्रयोग कर दिए। फिर क्या, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, BR हो जाएगा। गोइंग हो जाएगा, गो में ING लगाएंगे, गोइंग टू क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। एक स्थान से दूसरा स्थान जाना रहता है
तो वहाँ पे दिल्ली का टू का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए वह मुझे पढ़ा रही, वह उसे पढ़ा रही है। इससे पता चलता है कि फीमेल है, फीमेल का अंग्रेजी वह का क्या होता है, सी होता है। इज तो होगा ही, प्रेजेंट इसी से पता चलता है। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, लेकिन कंटिन्यूअस में है, जारी है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा, और उससे के अंग्रेजी क्या देंगे, हिम हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर देख रहे हैं बैठा है, ये तो पता नहीं लग रहा है कि कंटिन्यूअस में है, ये तो देखने से तो पता स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन ध्यान से गौर से देखेंगे तो इसमें छुपा हुआ है कंटिन्यूअस। कोई बैठा है तो बैठने का काम जारी है, कोई खड़ा है तो खड़ा रहने का काम जारी है, कोई लेटा है तो लेटने का काम जारी है, तो कोई सोया है तो सोने का काम जारी है, कोई चीज टंगा है तो टंगा हुआ है, कंटिन्यूअस वो चल रहा है। डेट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। डेट मीन्स इसका क्या बनाने वाले हैं, बी आर सीटिंग हो जाएगा। सीट देख रहे हैं, सीट SIT, टी के पहले क्या है, वोवेल है, ING लगाने जाएंगे तो डबल कर देना ही होगा, सीटिंग हो जाएगा। तुम खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वह सोया है, ही इज स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। और कमीज टंगी है, टंगना के अंग्रेजी क्या होता है, हैंग होता है। तो द शर्ट इज क्या हो जाएगा, हैंगिंग हो जाएगा, हैंगिंग हो जाएगा। फिर कहता है राम और श्याम लेटा हुआ है, लेटा है, लेटा का मतलब सोया हुआ है। लेटने के अंग्रेजी हम बतलाए थे क्या होता है, लाई होता है। कितने व्यक्ति है लेटा हुआ, तो 2 व्यक्ति है, एक रहता तो ईज होता, लेकिन 2 गो है। राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ईज नहीं लिखेंगे, आर हो जाएगा। जब एक से अधिक बोध होता है तो आर का प्रयोग करते हैं, और आर क्या हो जाएगा, लाइंग। लाइंग का स्पेलिंग कैसा होगा, LYING का प्रयोग होता है। चलिए हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर लिया। अब इंग्लिश, चूंकि क्वेश्चन जो देखने को मिलता है इंग्लिश में होता है, हमको अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है, इंग्लिश में करना है, ना कि हिंदी करना है। हिंदी तो एक सिर्फ बहाना होता है, इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का दिमाग को विकसित करना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। लिख दिया ही, लिख दिया ईज, लिख दिया ईज के बाद कोई लिखना चाह रहा है कम लिख देगा, कम लिख देगा, क्या सही हो पाएगा? कम लिख के लिखेगा तो सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। ईज के बाद जब भी होगा तो क्या होगा, V4 का प्रयोग होगा। बी का कोई रूप के बाद V4 का प्रयोग होता है, ना कि पहला रूप। ये पहला रूप का प्रयोग होता है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा ही पेपर में पूछा जाता है, ऐसी चीज को आपको देखना है। ही इज क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ट्रांसलेट नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाता है। हाँ, बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैट्रिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक आपको ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, लेकिन आगे के एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि सही है कि गलत है। तो यही कंसेप्ट आपको डेवलप करके बतलाएगा सही है कि गलत होता है। दूसरा एग्जांपल ले लिए, दे आर लिखा हुआ है, दे आर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे आर स्लेप्ट लिखा हुआ है। सही कि गलत होगा? स्लेप्ट का इतना कौन सा रूप है, तो V3 है। तो याद रखिएगा, इसके बाद V3 का प्रयोग होता है तो वह पैसिव वॉइस में हो जाता है। इजरम के बाद V3 का प्रयोग होना पैसिव वॉइस में होता है। हमको एक्टिव वॉइस में दिखाना है तो क्या गलत हो जाएगा, दे आर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। वे लोग क्या है, सोए हुए हैं, यह सही हो जाएगा। आगे लिखता है आई एम टीच लिख दिया, क्या ये होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? ये बी का रूप है, एम है, एम के बाद V1 का प्रयोग नहीं होता है, एम के बाद V2 का प्रयोग नहीं होता है, एम के बाद V1 का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी ये बी के रूप के बाद V1 और V2 का प्रयोग नहीं होता है। जब भी प्रयोग हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो V4 का प्रयोग होगा और न तो V3 का प्रयोग होगा। कोई भी बी के रूप के बाद, बी जितने बतलाए उसके बाद V1 का प्रयोग और V2 का प्रयोग और V5 का प्रयोग नहीं होता है। V3 का प्रयोग हो गया तो पैसिव वॉइस में है, अब V4 का प्रयोग हो रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है, मतलब एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। तो हमको एक्टिव वॉइस यहाँ पर सीखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताना है। तो ये जो है यह क्या है, V1 का प्रयोग है। दैट मीन्स टीच जो है V1 है, इसलिए गलत हो जाएगा, नहीं होता है प्रयोग। आई एम क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल और लेते हैं।
हैं, ले लेते हैं तो चमा ही इज गोज लिख दिया। अब क्या होगा, सही कि गलत? तो बिल्कुल गलत होगा। गोज कौन सा रूप है? पांचवा रूप है। गोज पांचवा रूप है। आपको बी के बाद ईज आर एम बाज बर के बाद कभी भी पांचवा रूप का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी बी के रूप के बाद जितना भी बतलाए, ऊपर में जितना हेल्पिंग भर बतलाए, उसके बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, V2 का प्रयोग नहीं होगा और V5 का प्रयोग जीवन काल नहीं हो सकता है। या तो V3 आएगा, V3 आएगा इस सभी के हेल्पिंग भर के बाद तो वह पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अगर V4 आता है तो एक्टिव वॉइस में हो जाता है, इसलिए गलत है। क्या हो जाएगा? चौथा रूप होता है ही इज गोइंग हो जाएगा। ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस हो पाएगा। आइए पांचवा सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं। पांचवा सेंटेंस लिखता है राम इज सिटिंग। बिल्कुल सही है, राम इज सिटिंग बिल्कुल से क्या है? सही है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को जानेंगे कैसे स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो पहली बात कि इसका हिंदी की बात किया जाए तो कंटिन्यूअस में रहा रही होता है और पास्ट में था थे थी होता है। तो क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर मेन चीज़ होता है। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस जब भी होता है तो बी के साथ होता है। अब पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस किसको कहा जाता है बी के रूप को? तो बाज होता है और क्या होता है? बर होता है। उसके बाद V4 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कंप्लीमेंट हो गया। बात पास्ट टेंस का हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसको पढ़ेंगे, बाज बर को पास्ट बोलेंगे, अब V4 का कंटिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो पाएगा। एक एग्जाम्पल लेकर बात करना चाहते हैं। ही वाज रीडिंग। हिंदी आप खुद से पता कीजिए क्या हो सकता है। ही वाज रीडिंग आ बुक लिख दिया, क्या हो जाएगा? वह किताब पढ़ रहा था हो जाएगा। लिखते हैं दे के साथ वर हो जाएगा, WERE वर हो गया। हेल्पिंग मी मतलब वे लोग मेरी सहायता कर रहे थे हो जाएगा। तीसरा की बात करें, आई वाज स्लीपिंग, मैं सोया था हो जाएगा। अगर बात करें वी की बात करें तो वी वर होता है, वी के साथ वर का प्रयोग होता है। वी वर चाइल्ड का मतलब होता है डांटना होता है। हम लोग उसे डांट रहे थे। आगे बात करते हैं यू बर क्रिकेट, यू बर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। प्लेइंग पहले क्या होगा? ये हो गया बी का रूप बर हो गया, उसके बाद ING तब ऑब्जेक्ट होगा। क्रिकेट लिखाइए, चाहे फुटबॉल लिखिए या टेनिस लिखिए, इसका मतलब हो गया तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे हो जाएगा। बहुत सुंदर से एकदम इंग्लिश का में लिखा हुआ रहेगा, देख के बता सकते हैं। क्या देखें? ये बर को क्या बोलते हैं? पास्ट बोलेंगे। ING को क्या बोलते हैं? चाइल्डिंग को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो टोटल क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम्पल हो गया। फिर देखिए बाज रीडिंग है। बाज रीडिंग से ही पता चलेगा कि किस टेंस में बात है। वर्ब के रूप को टेंस कहते हैं, वर्ब के रूप को यही रूप है। बाज हो गया पास्ट, रीडिंग हो गया कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब आगे आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको फ्यूचर में क्या बताया था? फ्यूचर में क्या होता है? सैल बिल को क्या कहते हैं? फ्यूचर कहा जाता है। सैल या क्या बिल को फ्यूचर मानना है, जानना है। और इसके बाद बी का रूप हो जाता है, बी होगा। और उसके बाद आपको कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V4 होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है। बस यही तो हो गया। आई और वी के साथ सैल का प्रयोग होता है। आई और बी के साथ सैल का प्रयोग होगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब के सब बिल का प्रयोग हो पाता है। तो आइए एक एग्जांपल से बात करते हैं। आई शैल बी वेटिंग यू
वेट के साथ फॉर लगता है, यू हो गया। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी शैल बी गोइंग, वी शैल गोइंग हो जाएगा। याद रखिएगा शैल और विल जो होता है वह उसके बाद हमेशा भी1 का प्रयोग होता है। अब बी क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है। इसके बाद कभी भी इज, आर, एम, बाज, बर ऐसा कुछ प्रयोग नहीं हो सकता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे करके पूछ ले देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं, पेपर वाला लिख दिया यू बिल डैश लिख दिया है, डैश कमिंग लिख दिया है, एक ऐसा लिख दिया। और भरने के लिए लिख दिया इज लिख दिया, आर लिख दिया, तीसरा में एम लिख दिया, और चौथा में जो है बी लिख दिया है, और पाँचवा में जो है, पाँचवा भी ऑप्शन दे दिया है, पाँचवा में लिख दिया है बर, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो सके। इस तरह के पेपर में पूछ लेता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ग्रामर बेहतर रहेगा तभी बता सकते हैं। तो बिल के बाद या सेल के बाद कभी भी प्रयोग होगा तो भी1 का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा ये सब जो है बी से निकला हुआ चीज़ है। इज, आर, एम, बाज, बर जितने भी है सब बी से निकला हुआ है। तो मेन ओरिजिनल फॉर्म कौन है, तो बी है। इसलिए यहाँ पर जो भरा जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को समझ में आना चाहिए। इसका हिंदी निकालने आ रहा है या ना आ रहा है डजंट मैटर, लेकिन आपको पता होगा ग्रामेटिकली बेहतर होगा, आप अच्छा बना पाएंगे। तो क्या हो गया, ग्रामर भी तो सीख रहे हैं, बी के बाद क्या होता है, कंटिन्यूअस यानी कि चौथा रूप का प्रयोग होता है। हिंदी भी निकाल सकते हैं, तो बातों को समझना है। ये कॉमन एरर में भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकता है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हो सकता है, क्लोज टेस्ट में भी हो सकता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यही चीज है और कोई विशेष चूक नहीं है। अब आइए हम परफेक्ट टेंस को जानते हैं। परफेक्ट टेंस कैसे बनता है जी, आइए परफेक्ट टेंस को जानते हैं कि कैसे तैयार किया जाता है परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमने बताया था, क्या बताया था, चुका चुकी चुके रहेगा तो परफेक्ट टेंस होगा, चुका चुकी चुके रहेगा तो परफेक्ट टेंस होगा, और है हूँ आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, था थे थी रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और गागे रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये तो हिंदी की बात हो गया। इंग्लिश में कैसे पता चलेगा, तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि परफेक्ट जब भी चलता है तो हैव के साथ चलता है। हैव के साथ भी थ्री को, हैव के साथ भी थ्री को परफेक्ट क्या होता है, ये आता है। हैव के साथ भी थ्री को क्या कहते हैं, परफेक्ट होता है। यानी कि परफेक्ट का मतलब भी थ्री हो गया, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, भी थ्री हो गया, वर्ब का तीसरा रूप हो गया। ये जब भी होगा, जब भी परफेक्ट चलता है तो हैव के साथ चलता है, हैव के साथ चलता है। तो हैव के कितने रूप होता है जरा देख लेते हैं। हैव का रूप, पहला रूप लिख रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब का पहला रूप लिख रहे हैं, हैव का पहला रूप लिख रहे हैं, ये पहला रूप लिख रहे हैं, हैव हो गया। दूसरा रूप क्या होता है, हैड होता है। तीसरा रूप क्या होता है, हैड ही होता है। भी4 इसका हैव का होता है, हैविंग होता है। और पांचवा रूप जो होता है वो हैज होता है। आपको ये भी मालूम है क्या है कि पहला और पांचवा को क्या कहते हैं, पहला और पांचवा को प्रेजेंट कहा जाता है, और दूसरा को क्या कहते हैं, पास्ट कहा जाता है। पहला हैव और हैज को प्रेजेंट बोलते हैं, हैड को क्या बोलते हैं, पास्ट बोला जाता है। और फ्यूचर में तो सेल और बिल आता है। फ्यूचर में क्या आता है, सेल और क्या आता है, बिल आता है। या तो सेल आएगा या तो बिल आएगा। आपको ये भी बतलाए थे, सेल बिल के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग होगा। अगर सेल के साथ हैड लगाएंगे तो गलत, सेल के साथ हैविंग लगाएंगे तो गलत, सेल के साथ हैज लगा देंगे तो गलत। सेल के साथ भी1 का प्रयोग, भी1 कौन है, हैव है, इसलिए सेल हैव होगा, या क्या होगा, बिल हैव होगा। यही सी को क्या कहते हैं, इसी सब को, इसको प्रेजेंट बोलेंगे। और परफेक्ट का मतलब कौन सा रूप, भी3 रूप हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। इस सब के पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबके पहले सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब है। इतना ही को तो बोलते हैं,
इतना को क्या कहेंगे? हैव हैज को क्या बोला जाएगा? प्रेजेंट कहा जाता है, प्रेजेंट कहा जाता है। अभी थ्री को क्या कहेंगे? परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? टोटल मिला के क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और हैड को क्या बोलेंगे? हैड को आप क्या बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे। और भी थ्री को क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। शैल हैव या विल हैव को क्या कहेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। और भी थ्री को क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। देखिए तो एक ही बार में सारे के सारे तीनों का तीनों टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। यही चीज को समझना है, यही चीज को जानना होता है, और कुछ भी नहीं है टेंस में, और कुछ भी नहीं है। इसी को बच्चा क्या करता है? 12 वर्ष बीत जाता है तो पर भी याद नहीं हो पाता है। कितना सिंपल सा एक कंसेप्ट के माध्यम से हम सब क्या कर लिए? डेवलप कर लिए। तो हम बारी बारी से जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, बारी बारी से जानते हैं। आइए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात किया जाए, फिर इधर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात किया जाए, पास्ट परफेक्ट की बात किया जाए, और फ्यूचर परफेक्ट की बात किया जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाए। देखते रहिए और आते रहिए। यहाँ पर पहले बात प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जब भी चलता है तो हैव के साथ चलता है। प्रेजेंट किसको कहते हैं? तो पहला और पांचवा को कहते हैं। पहला और पांचवा रूप को प्रेजेंट कहा जाता है। तो हैव का पहला और पांचवा कौन होता है? तो पहला तो होता है हैव होता है, और पांचवा होता है हैज। ये प्रेजेंट हो गया। अब परफेक्ट का मतलब भी थ्री हो गया। ऑब्जेक्ट लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, हो गया। और सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। कोई भी सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आएगा। अब पास्ट परफेक्ट का हैव का दूसरा रूप क्या होता है? तो हैड होता है। इसी को पास्ट बोलते हैं। यही हैड क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। अभी थ्री तो परफेक्ट होता ही है। ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, खत्म बाजार हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल हैव, विल हैव आएगा, या तो शैल हैव आएगा। इस सब के बाद क्या आने वाला है? भी थ्री आएगा। शैल हैव विल हैव को फ्यूचर बोलेंगे, अभी थ्री को परफेक्ट बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। लिखते हैं सी हैज डन दिस वर्क, या दैट वर्क, ऐसा लिख दिए। ये कोई पूछे कि कौन सा टेंस में है, हमको कुछ भी नहीं आता है। यहाँ से शुरू करेंगे। पहले डन, डन कौन सा रूप है? भी थ्री है। एकदम मैथमेटिक्स की तरह एकदम काम करना शुरू करें। डन कौन सा रूप है? तो भी थ्री है। चलो भी थ्री है। भी थ्री में क्या बतलाया गया था? तो हैव का रूप चलता है। तो है, यहाँ देखिए हैज है, हैज है। तो हैज जो है वह कौन सा टेंस बतलाता है? तो पांचवा है। हैव का पांचवा रूप है, ये हैव का पांचवा रूप है। अब पांचवा रूप जो होता है प्रेजेंट का होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पर प्रेजेंट बोलेंगे। अब भी थ्री को क्या बोलते हैं? भी थ्री को क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। तो टोटल मिला के क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सी और दैट वर्क से टेंस कभी भी निर्धारण नहीं होता है। वर्ब के रूप को टेंस कहते हैं, वर्ब के रूप को टेंस कहते हैं। अब इसी सेंटेंस को कोई कहेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करके बताओ, वो तो आराम से सी के सी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खाली टेंस बदलना है, खाली टेंस। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में भी थ्री तो रहना ही है, खाली क्या बदलना है? रूप बदल देना है। पास्ट रूप क्या होता है? हैज का दूसरा रूप क्या हो जाएगा भाई? तो दूसरा रूप जो होता है हैड होता है। हैड हो गया। अब भी थ्री डन तो है, ये है, डन हो गया। और दैट वर्क हो गया, काम खत्म। दैट वर्क हो गया, काम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अगर फ्यूचर परफेक्ट में आपको बदलना है, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है, तो फ्यूचर परफेक्ट में जब ध्यान से देखिएगा, सेल के सेले, सी के सी रहेगा, और सी के आपको बतलाए थे आई और वी के साथ सल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग। तो यहाँ पर बिल हैव का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि बिल के बाद हमेशा भीवन का प्रयोग होगा। हैव का पहला रूप हैव ही होता है। बिल हैव हो गया। अभी थ्री से परफेक्ट होता है तो डन हो जाएगा, और दैट वर्क हो गया। सिंपल सी बात, खत्म हो गया। कितनों भी एग्जाम्पल लेंगे, सबके सब क्या आते रहेगा? यहाँ पर आते रहेगा। आइए और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, टेंस खत्म हो गया, यहीं पर खत्म हो गया।
आई हैड गॉन टू दिल्ली। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिए हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है और साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने जाएंगे तो आई के साथ प्रेजेंट क्या होता है, हैव होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस यही सिचुएशन को दिमाग प्रेशर जानना है कि क्या होता है। अगौन तो होबे करेगा आई, बस ये सब चीज़ सिंपल सा हो गया। अगर फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ सेल लगता है और हैव होगा ही। सेल के बाद वर्ब का पहला रूप होता है, याद रखना है हमेशा होगा। सेल बिल कोई भी मॉडल वर्ब होता है उसके भी का प्रयोग होता ही है, और हैव का पहला रूप हैव होता है। सेल हैव हो गया और क्या हो जाएगा, गॉन, और टू क्या हो गया, दिल्ली। इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। एक सिंपल सा एक उदाहरण देकर बात किया जाए। अब स्पेशल हम पढ़ेंगे फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। स्पेशल क्यों स्पेशल, क्योंकि उसमें स्पेशल पूछे जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सही जो यूज हो पाता है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तभी हम करते हैं जब एक सेंटेंस में दो दो एक्शन दिखाई देता हो। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में का प्रयोग तभी करा जाता है जब एक ही सेंटेंस में दो दो गो एक्शन होता है, दो दो गो काम होता है, तब होता है। और जो काम पहले होता है, जो एक्शन पहले दिखाई देता है उसमें पास्ट परफेक्ट होता है, और जो एक्शन बाद में होता है, जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। तो हम क्या जान पाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग एक सेंटेंस में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है जहां पर एक साथ दो दो गो एक्शन होता है, दो दो गो काम होता है। जो काम पहले होगा वहां पे पास्ट परफेक्ट होता है, और जो काम बाद में होता है वहां पे पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर इसके साथ बिफोर आ गया है, क्या आ गया है, बिफोर का मतलब पहले होता है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब दूसरा रूप, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो, सा रूप दूसरा रूप हो जाता है। अगर यहाँ पर आफ्टर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, पहले पास्ट परफेक्ट होगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट होगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट होगा, अब बाद में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आपको पता होगा, एक बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर चुका था या मर गया था, कुछ जैसे ने बोलना हिंदी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में दो गो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अगर पास्ट टेंस में आया है तो एक सेंटेंस में दो गो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। अब देखिए कौन सा काम पहले, एगो आना काम है और दूसरा मरना काम है। पढ़िएगा तो पता चलेगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब क्या हुआ कि रोगी पहले से मरल था और तब डॉक्टर पहुंचा है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है, तो पहले कौन काम हुआ है, मरे वाला हुआ है, और कौन मरा है, तो रोगी मरा है। तो ये वाला सेंटेंस जो होगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये वाला काम पहले हुआ है, मरने वाला काम पहले हुआ है, जो इसको क्या कहाँ रखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि ये पहले काम हुआ है, एक्शन पहले हुआ है, मरने का काम पहले हुआ है और तब बाद में डॉक्टर आया है। इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में उसको लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो पहले पास्ट परफेक्ट, चूंकि बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले होता है, पहले पास्ट परफेक्ट लिखा जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंस को लिखा जाता है, जो काम पहले समाप्त होता है। तो पहले कौन समाप्त हुआ है, तो रोगी का मरना पहले समाप्त हुआ है, तो उसको पहले लिखते हैं। तो पहले कौन मरा है, पहले कौन है, तो रोगी वाला है, तो रोगी, द पेशेंट। और चूंकि पास्ट परफेक्ट में लगना है तो पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट के बाद हैड होता है भी3, डाई का मतलब मरना हो जाता है, तो डाइड, अभी 4 हो गया। और इसके बाद डॉक्टर के आने वाला पास्ट इंडेफिनिट में द डॉक्टर
पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हमेशा V2 का प्रयोग होता है, केम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब पहले डॉक्टर आया था, ये वाला काम पहले हुआ है, और जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा। पीपी का मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। आज ये काम मरे वाला काम बाद में हुआ है, इसलिए इसको क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ये पहले क्लियर होगा तभी कुछ हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहले लगा हुआ है, मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इसका मतलब क्या है कि इस प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुल चुकी थी, तब हम स्टेशन पर पहुंचे थे। तब गाड़ी पहले खुला है, पहले गाड़ी खुला है, ये वाला काम पहले हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब स्टेशन पहुंचने का काम जो है बाद में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा, इस सेंटेंस में यूज होने वाला है। अब देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली थी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मैं स्टेशन पर पहुंच गया, ट्रेन में बैठ गया है, तब ट्रेन खुली होगी। तो इसका मतलब ए वाला पहले काम हुआ है, और जो काम पहले होता है उसको में क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। ये गाड़ी बाद में खुली थी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काम बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब दूसरा रूप लगने वाला है। आपको बताया था कि बाद वाला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बाद वाला का स्ट्रक्चर हमने बतलाया था कि पहले पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है और तब पास्ट परफेक्ट यूज होता है। वो दोनों के बीच में आफ्टर लगा हुआ होता है। देखिएगा, उसको अभी दिखाए थे। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, देखिएगा, रोगी मरा था तो द पेशेंट डाइड। दूसरा रूप को कहते हैं इंडेफिनिट होता है आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा, पहले है तो पहले वाला में क्या रहता है कि पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखा जाता है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड या डिपार्टेड भी लिख सकते हैं, बिफोर आई रीच्ड दूसरा रूप है पास्ट इंडेफिनिट। आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर बाद वाला है, तो बाद वाला में पहले क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। ये गाड़ी खुली थी तो द ट्रेन, दूसरा रूप लिखेंगे द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर, क्या हो जाएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, मतलब आई रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट द स्टेशन हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे इस सिचुएशन में हो पाता है। अब हम चलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। आइए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। जब अंडरस्टैंड करके समझ लेना है। टेंस समझ लिए तो आधा अंग्रेजी समझने में बहुत सहायक हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको बताया था कि परफेक्ट में क्या चलता है, परफेक्ट में हैव का रूप चलता है, परफेक्ट में हैव का रूप होता है, और कंटिन्यूअस में क्या होता है, V4 होता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, V4 होता है, और कंटिन्यूअस में B का रूप चलता है, लेकिन यहाँ पर V3 भी तो दिया जाता है। क्या होता है, V3 भी दिया जाता है। और परफेक्ट में क्या चलता है, हैव का भी रूप चलता है, ये भी पता है। और कंटिन्यूअस में किसका काम होगा, बी का होता है काम। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं कि तीनों का कैसे मैच करके काम होता है। तो एकदम बिल्कुल जानेंगे। पहली बात आपको पता है कि बी का तीसरा रूप जो होता है वो क्या होता है, बीन होता है। बी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन होता है। तो यही परफेक्ट में, यहाँ पर परफेक्ट में क्या यूज होने वाला है, हर जगह क्या यूज होने वाला है, बीन रूप होने वाला है। बीन का मतलब तीसरा रूप हो गया, और परफेक्ट का मतलब भी क्या हो गया,
तीसरा रूप हो गया। अब V4 का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और परफेक्ट कब लागू होता है, जहाँ पे हैव के साथ चलता है। तो आपको एक क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बना के देख देते हैं। देखिए एकदम स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट हो जाता है और पहला और पांचवा प्रेजेंट में होता है, पहला और पांचवा प्रेजेंट में होता है। तो हैज या हैव पहला पांचवा हो गया, ये हैज पांचवा रूप हो गया, हैव पहला रूप हो गया, ये प्रेजेंट फॉर्म हो गया। और हर जगह V3 तो लगना ही है, क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, देखिए हैज हैव को प्रेजेंट पढ़ लिए, हैज हैव को प्रेजेंट पढ़ लिए। अब बीन का मतलब तीसरा रूप, और तीसरा रूप का मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है। फिर से समझिए, हैज हैव को क्या कहते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। अब बीन का रूप है, बी का तीसरा रूप होता है, बी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन होता है। यानी कि बीन परफेक्ट है। बीन परफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि तीसरा रूप है, इसलिए बीन हो गया। और V4 का मतलब क्या हो जाएगा, V4 का मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए हम पुनः इसको एक वे में पढ़ते हैं, जहाँ से एक कंसेप्चुअल जवाब दे पाएगा। हैज हैव क्या कहलाता है, प्रेजेंट कहलाता है। बीन क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है, क्योंकि V3 ये है, बी का V3 है। अब V4 का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस होता है। और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यह पता ही है, ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद हम बतलाए थे कि फॉर और सिंस का प्रयोग होगा, सिंस या फॉर का प्रयोग होता ही होता है, आपको पता ही है। और टाइम का प्रयोग होता है, टाइम का प्रयोग होता है। कंप्लीमेंट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जानेंगे तो सब्जेक्ट होता है। पास्ट में क्या होता है, हैव का क्या होता है दूसरा रूप, हैड हो गया, ये पास्ट है। और उसके बाद बीन लगा दिए तो परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब V4 का मतलब क्या हो गया, V4 का मतलब क्या हो गया, V4 का मतलब कंटिन्यूअस हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, वो हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाता है, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा और टाइम का प्रयोग हो जाता है। ये क्या हो गया, सी का मतलब कंप्लीमेंट हो गया। अगर फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर में क्या होता है, सैल और क्या होता है, बिल होता है। इस सब के बाद कौन सा होता है, पहला रूप तो होता ही है, हैव हो गया, ये फ्यूचर हो गया। अब बीन से क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। अब V4 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ऑब्जेक्ट दे दिए। ध्यान रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। और क्या आता है, टाइम होता है। कंप्लीमेंट देना है तो कंप्लीमेंट देना होता है। तो बात को समझ पाए होंगे। फिर से आइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव को प्रेजेंट बोलते हैं। बीन का मतलब परफेक्ट हो गया, क्योंकि तीसरा रूप है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है, ऑब्जेक्ट दे दिए। सिंस या फॉर का प्रयोग होता ही है, टाइम का यहाँ प्रयोग होता ही होता है। तो ये हो गया, टाइम का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, सिंस फॉर के साथ टाइम आता है। सब्जेक्ट यहाँ हो गया, सेल हैव बिल हैव को प्रेजेंट बोलेंगे, बीन को परफेक्ट बोले, V4 को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। और फ्रॉम यहाँ पर आता है, ध्यान रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्रॉम प्रयोग होता है। यहाँ पर फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब जानेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है, निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग होता है। जब निश्चित डिफिनिट निश्चित हो तो पॉइंट ऑफ टाइम उसको कहा जाता है। और तब क्या होगा, कहने का मतलब हो गया, ये सब नहीं समझ में आता है तो मत समझिए, लेकिन कब से का जवाब दे, जो कब से का जवाब दे वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। बोलिए कि आप कब से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि हम 2000 से पढ़ रहे हैं, 2000 से तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत दिन हो गया, 20 साल से तैयारी कर रहे हैं। कब से का जवाब देता है। कब से यहाँ आ रहे हैं तो बोलिएगा कि हम तो आ रहे हैं तो 3 मार्च से आ रहे हैं।
मतलब क्या हो गया, ये 3 मार्च क्या बतलाता है, नेम ऑफ क्या है, ईयर है, नेम ऑफ ईयर है, वर्ष के नाम दिया हुआ रहेगा। जैसे 2000 हो गया, 3000 हो गया, 4000 हो जाए, आपका 2007 हो जाए, 2010 हो जाए, 2020 हो जाए, 2021 हो जाए, ये नेम ऑफ ईयर हो गया। तो उस स्थिति में किसका प्रयोग कर लेते हैं, उस स्थिति में सिंस का प्रयोग होगा। नेम ऑफ डे हो जाए, नेम ऑफ डे, डे का मतलब 7 दिन होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। कब से पढ़ रहे हो भाई, संडे मंडे कहीं से आ रहे हो, तो बोलते हैं ना संडे से, कब से जवाब देता है वह होता है। फिर नेम ऑफ पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे का मतलब दिन के कोई पार्ट का नाम दिया हो रहता है, तो वहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि बोलते हैं मॉर्निंग, क्या हो गया, मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, इवनिंग की बात हो जाए, शाम की बात दिया जाए, भोर के बात किया जाए, तो किसका बात होगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। और बात किसका करेंगे, और ऋतु का नाम हो जाए, नेम ऑफ विंड, नेम ऑफ सीजन, सीजन मतलब कब से भाई, तो वर्षा के मौसम से, है ना, विंटर से, तो ये क्या हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया, ये सब क्या नाम दिया हुआ है, कब से, तो जाड़ा से, गर्मी से, बरसात से, पतझड़ से, ये सब में क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग लगने वाला है। और कब भाई, और कब प्रयोग कर सकते हैं, तो स्टेज, लाइफ ऑफ स्टेज, लाइफ ऑफ स्टेज, जीवन की अवस्था, जैसे बचपन की बात करें, कब से अंग्रेजी आपकी कमजोर है, तो बोलते हैं कि हमारा बचपन से कमजोर है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ओल्डनेस, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, यूथ, जवानी हो गया, ये सब जीवन की अवस्थाएं हैं, ये सब में किसका प्रयोग होगा, ये हो जाएगा। और फिर नेम ऑफ क्या हो गया, मंथ, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब जब होता है वो सब में भी किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। क्यों, क्योंकि ये मंथ कब से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। अब फिर बतलाए टाइम डेट का भी प्रयोग होगा, तब होगा। जैसे कि बात 26 जनवरी से, तो 26 जनवरी ये क्या हो गया, 6 जनवरी, 6 जनवरी की बात करें, कोई भी डेट वो बोल सकते हैं, 6 जनवरी की बात बोल दिया। और क्या होगा, टाइम में पूछ लिए, टाइम में कितने बजे से आ रहे हो, तो कब से आ रहे हो भाई, तो उसमें टाइम एग्जैक्ट नाम बोल दिया जाए, 4 बजे से, तो 4 o'clock, यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। तो जब कब से का जवाब दे, हमें कितना लिख सके, कितना याद कर सके, ये जानिए जो कब से का जवाब दे देता है वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। और फॉर में क्या चलने वाला है, ये इसका पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या होता है, कितना का जवाब दे, कितने का जवाब दे, वही क्या होता है, जवाब दे, वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। जैसे फॉर का प्रयोग कब हो जाएगा, बोलेंगे 2 दिन से, 2 दिनों से, 2 दिनों से, 2 days, फॉर 2 days लिखेंगे, कई दिनों से बोलेंगे, कई दिनों से बोलेंगे, कई दिनों से की बात करेंगे, है ना, 4 वर्ष से बात करेंगे, 4 वर्षों से बात करेंगे। कोई समय जिसका निश्चित नहीं होता हो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फॉर से होगा। कितना दिन से आ रहे हैं, तो बोलेंगे 4 दिन से आ रहे हैं, बहुत दिन से आ रहे हैं, कई दिन से वो रहे, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। उम्मीद करते होंगे सिंस और फॉर जो है बहुत अच्छा से आप समझ पाए होंगे, क्योंकि सिंस और फॉर जब तक न समझेंगे तब तक काम नहीं कर पाता है। तो आइए इस पर अब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, फॉर और सिंस के साथ जब टाइम का प्रयोग हो जाए, फॉर और सिंस के साथ जब टाइम का प्रयोग हो जाता हो, तो याद रखिएगा इसका टेंस का प्रयोग जब भी होगा, जब भी टेंस का प्रयोग होगा, या तीसरा में सही होगा या चौथा में सही होगा। तीसरा और चौथा का मतलब क्या हो गया,
तीसरा का मतलब परफेक्ट हो गया और चौथा का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तीसरा और चौथा में ही प्रयोग सही माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, तीसरा का मतलब परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। और फोर्थ का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में तो फॉर और सिंस होता ही नहीं है। गलत कब हो जाएगा ये भाई, फॉर और सिंस का प्रयोग टाइम सही दिया हुआ हो, टाइम के साथ मैच हो, पहला में और दूसरा टेंस में गलत हो जाएगा। पहला का मतलब इनडेफिनिट होता है और दूसरा का मतलब क्या हो गया, दूसरा का मतलब पहला का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा का मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा का मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। फॉर और साइंस के साथ टाइम का प्रयोग हो तो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में सही नहीं होता है। जब भी सही होगा तो कहाँ, तीसरा और चौथा टेंस में। तीसरा और चौथा का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। इस पर बहुत सारे कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी जानना जरूरी था, जिसको बताना मेरा धर्म था। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखते हैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 days। अब सही है, ट्रांसलेशन कीजिएगा तो निकल जाएगा। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। हैव बीन, देखिए हैव का प्रेजेंट हो गया, बीन का मतलब परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। देखेंगे टाइम का भी प्रयोग सही है कि नहीं है, टाइम का प्रयोग सही है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि टाइमिंग जो है सिंस के साथ फॉर हो गया। ये कितना दिन का आता है, 4 दिन से, कितना दिन से पढ़ा रहा है तो 4 दिन से हो गया। इसलिए फॉर जो है, ये फॉर को देखकर हम बोलेंगे कि सिंस का प्रयोग क्या है, गलत हो जाएगा। सिंस के जगह पर क्या करना होगा, फॉर का प्रयोग करेंगे तो सही हो जाएगा। फिर से देखिएगा, फिर लिखते हैं यू आर ईटिंग राइस फॉर एन आवर। वह 1 घंटा से भात खा रहा है, वह 1 घंटा से भात खा रहा है। तो पहले तो टाइम देखना है, फॉर के साथ आवर का प्रयोग है। 1 घंटा से, 2 घंटा से, ये सही है, यहाँ तक ये वाला सही है। जब ये वाला सही हो तो टेंस पर आ जाइएगा। ये देखिए कौन सा टेंस है, ध्यान से देखिएगा। आर का मतलब हो गया प्रेजेंट, आर का मतलब प्रेजेंट, आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है। ये बतलाए थे कि जब भी यूज होता है या तो तीसरा में या तो चौथा में यूज होता है। इसलिए चौथा का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे यू हैव, क्या हो जाएगा, बीन। यू हैव बीन ईटिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राइस और फॉर एन आवर हो जाएगा। सेंटेंस का सही करेक्शन हो पाएगा। आइए हम अब जानते हैं कौन सा, एक पहला वाला इनडेफिनिट बचा हुआ था, इनडेफिनिट को जानते हैं। तो हम लोग ने क्या कौन सा वर्ब का रूप को पढ़ लिया, वर्ब के रूप को टेंस कहते हैं। हमने कौन सा रूप को पढ़ा, तो हमने पढ़ा कौन सा, तो तीसरा वर्ब के रूप को जान गया, चौथा को जान गया, और कौन सा जान गया, बचल कौन सा है, पहला और पांचवा और दूसरा बचा हुआ है। तो पहला और पांचवा का प्रयोग, पहला हो गया और पांचवा हो गया और कौन सा, दूसरा हो गया, इसको बचा हुआ है, इसी को इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहला, पांचवा और कौन सा, दूसरा रूप को ही इंडेफिनिट कहते हैं। और पहला और पांचवा को प्रेजेंट कहा जाता है, पहला और पांचवा को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट कहा जाता है।
प्रेजेंट कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और दूसरा को क्या कहा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट कह देंगे, पास्ट इंडेफिनिट कहा जाएगा, दूसरा को कहा जाता है। अब फ्यूचर के लिए तो अलग से आता है, क्या आता है फ्यूचर के लिए, क्या आता है, शैल और विल को कहते हैं, शैल और विल को कहा जाता है। और शैल और विल के बाद कौन सा रूप होता है, बार बार हमने बताया है, शैल विल के बाद कौन सा रूप होगा, पहला, पांचवा, दूसरा, कौन सा रूप होगा, तो आप बताएंगे पहला होता है, क्योंकि बार बार आप पहला बोल रहे थे, तो पहला हो गया। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो पांचों को पांचों हो जाएगा, लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, पहला और क्या हो गया, पांचवा, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कंप्लीमेंट होता है, यहाँ पर भी लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और इंडेफिनिट का मतलब हो गया दूसरा रूप हो गया, और कौन ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसको सिंपल भी बोला जाता है, इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं, अब फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर सवाल एगो दिमाग में आ रहा होगा, ये पांचवा रूप कौन सा होता है, तो पांचवा रूप क्या होता है, जिसमें एस या ईएस लगता है, उसी को क्या कहते हैं, पांचवा रूप कहा जाता है। पांचवा रूप को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। पहली बात, पांचवा रूप को क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हो गया, एस या ईएस लगना, एस या ईएस या आईएस लग जाता है तो वह वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। वर्ब में एस या ईएस लग जाता है उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और जब नाउन में एस या ईएस लग जाता है तो प्लुरल नाउन हो जाता है। कंफ्यूज ना करिएगा, नाउन में जब एस या ईएस लगता है तो प्लुरल नाउन हो जाता है, और जब प्रिंसिपल वर्ब में एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अब वर्ब का पहला रूप जो होता है वो प्लुरल वर्ब कहलाता है। तो अब जानेंगे कि पांचवा रूप का प्रयोग कहाँ पर होता है। पांचवा रूप, तो जब से पहले बात है कि जब कोई वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच का उच्चारण क्या हो, च हो, एस एच हो, ठीक है, क्या हो, एस एच दिया हुआ हो। एस एच का मतलब क्या होगा, किस, कोई वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, ठीक है, और डबल एस हो, सर ये सब रहता है तो किसका प्रयोग करेगा, यस का प्रयोग कर पाएंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। अगर कोई वर्ब के अंत में क्या हो, ओ हो, एक्स हो, सी एच का उच्चारण चा हो, एस हो, डबल एस हो, एस हो, तो क्या भर देना है, यस का प्रयोग करना है। और पांचवा रूप का प्रयोग कब करना है, जब ही हो सब्जेक्ट, सी हो और ईट हो और सिंगुलर नाउन हो। कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब एक और जकरा से नाउन का बोध होता हो, तब किसका प्रयोग होगा, पांचवा रूप का प्रयोग होगा। पांचवा रूप का मतलब एस या ईएस लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पांचवा रूप कहा जाता है। और इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट होगा तो ता है, ती है आ जाएगा, और पास्ट रहेगा तो ता था आ जाएगा, और फ्यूचर रहेगा तो उंगा उंगी आ जाएगा। एग्जाम प्रेजेंट होगा, ये ताते आ गया तो इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, तो पहला रूप होगा ना तो पांचवा रूप होगा। यही होता है, या तो पहला होगा या तो क्या होगा, पांचवा रूप का प्रयोग हो पाता है। तो आइए देखते हैं पहला और पांचवा का रूप कहाँ होता है। पांचवा रूप का प्रयोग कब होगा, जब सेंटेंस में ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए, और कोई एगो नाउन वाला आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो वहाँ पर पांचवा रूप का मतलब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का मतलब एस या यस लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, ईट और सिंगुलर नाउन रहता है, तभी पांचवा रूप का प्रयोग हो पाता है। देखिए यह ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगेगा, पांचवा रूप का प्रयोग हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा, गोज हो गया, सिंपल। लेकिन दे आ गया, दे में लगेगा क्या, नहीं, हमने क्या बोला था, ही, सी, ईट रहेगा तब पांचवा रूप। ही, सी, ईट और सिंगुलर नाउन रहता है तभी क्या होता है, पांचवा रूप। पांचवा रूप का मतलब क्या हो गया, एस या यस का लगना होता है। दे आ गया है तो पहला रूप हो गया कम, खत्म। आई टीच, टीच की टीच, तो बोलेंगे ना टीच होगा। क्यों टीच होगा, क्योंकि पहला क्या हो गया, आई के साथ क्या होगा, पहला रूप का प्रयोग होगा। पांचवा कब होता है, ही, सी, ईट रहता है तब। देखिए अब राम आ गया, राम हो गया, नाम आ गया, खाता है तो ईट होगा कि ईट होगा, ईट बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम ईट्स हो जाएगा, राम ईट्स हो जाएगा। अब देखिए सूरज पूरब में होता है,
तो सूरज के गो है, सूरज के गो है, तो बोलेंगे एक के गो तो है, और जो एगो है तो सिंगुलर है, इसका मतलब द सन, द सन। और गुना का अंग्रेजी राइज होता है, राइज होता है, तो एस लग जाएगा, राइजेज हो जाएगा। ये पांचवा रूप है, इन द क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चल रहा है, एकरा से पता चल गया, पांचवा रूप से पता चल गया है, ये पांचवा रूप से पता चल गया। ये कम पहला रूप है, पहला रूप से पता चल गया। टीच पहला रूप है, इससे पता चल गया। हम लोग गाते हैं बी क्या हो जाएगा, बी सिंह हो जाएगा, बी सिंह हो जाएगा। ये पहला रूप हो गया, इसी से पता चल गया कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक हो गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें दूसरा रूप हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद दूसरा रूप ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, दूसरा रूप आ जाएगा आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। बोलते हैं आई लाफ्ट, दूसरा रूप है आई लाफ्ट एट हिम, मैं उस पर हंसा। सी टाउट, टीच का दूसरा रूप क्या होता है, टाउट होता है। सी टाउट मी, उसने मुझे पढ़ाया। और बात करते हैं दे हेल्प्ड, दूसरा रूप है, ये दूसरा रूप है, हेल्प्ड मी हो गया। ये दूसरा रूप है, दूसरा रूप है, दूसरा रूप है, दूसरा रूप है। दूसरा रूप को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसमें या चुका था, चुकी थी नहीं लगा रहता है ना। इसमें क्या रहता है, या था, ये थी, और क्या हो सकता है, ता था, ती थी, ऐसा शब्द लगा रहेगा हिंदी का। फ्यूचर का मतलब तो पता है कि शैल होगा या विल होगा। इसके बाद कौन सा रूप, पहला रूप होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। देंगे आपको बताए थे कि आई और बी के साथ सेल लगा होता है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो आई सेल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे। ही विल मैरी, वो शादी करेगा। बी सेल बीट हिम, हम लोग उसे पीटेंगे। ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक और बात होता है। कौन सी बात फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है, जब बात डिटर्मिनेशन की हो, जब बात डिटर्मिनेशन हो, एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया जाए। और जब बात किसका हो, प्रॉमिस की बात हो, और जब बात क्या हो, एकदम निश्चित रूप से काम होना हो, तब उस स्थिति में क्या होगा, जिस सब्जेक्ट के साथ सेल लगता है और जिस सब्जेक्ट के साथ बिल लगता है वह चेंज हो जाएगा। मतलब कि आई के साथ बिल लगा रहे हैं, इसका मतलब एकदम काम होना ही होना है। आपने प्रॉमिस कर दिया है, एकदम डेफिनेट है, वह 99.99% क्या होना है, वह सत्य होना है। जैसे आप बोलते हैं आई विल टीच यू टू, बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं आई विल टीच यू टुमारो। इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से कल कुछ भी हो जाए, कल पढ़वे करेंगे आपको। आई विल टीच यू का मतलब आई विल बीट यू का मतलब होगा कुछ भी हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, पिटवे करेंगे। अगर बोलते हैं कोई किसी सेल कम हियर, वह यहाँ आएगा, सी के साथ सेल नहीं लगता है लेकिन लगा दिया गया, इसका मतलब डेफिनिट हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, एकदम निश्चित होना जिसका हो, तब उस स्थिति में एक दूसरे का चेंज हो जाता है, बिल और सेल हो जाता है। तो हमने आज क्या किया, पूरे के पूरे टेंस को क्या कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, एकदम पूर्ण रूप से कंसेप्ट रूप से इसको खत्म कर दिया। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले इंडेफिनिट से शुरुआत करते हैं। इंडेफिनिट से तो आपको पता है कि वर्ब के रूप को ही टेंस कहते हैं, वर्ब के रूप को ही टेंस कहते हैं, वर्ब के रूप को कहते हैं। तो सब्जेक्ट तो सब टेंस में आएगा, पहला और पांचवा रूप आता है उसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा रूप को क्या कहते हैं तो पास्ट कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरा रूप को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। चलिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया भाई, ये भी इंडेफिनिट हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट तो होबे करेगा। फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग होता है, शैल और विल का प्रयोग होता है, और इसके बाद V1 का प्रयोग होना ही होगा। शैल विल के बाद V1 का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। एकदम सिंपल सी बात हो गया। आगे देखते हैं, बात करेंगे सब्जेक्ट। इज लिख दिया, आर लिख दिया, एम लिख दिया, इसके बाद V4 का प्रयोग कर दिए। ऑब्जेक्ट लिखे, कंप्लीमेंट लिखे। पढ़ते हैं, इज आर एम को प्रेजेंट बोलते हैं, अब V4 को कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, इस टेंस का बाद हो गया। पांचवा की बात करें, सब्जेक्ट बाज लिख दिया, अब बर लिख दिया, और उसके बाद V4 लिख दिया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, बाज बर का मतलब क्या होता है तो पास्ट बोलते हैं, अब V4 का मतलब कंटिन्यूअस, तो टोटल क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा। फिर छठा में देखिए सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखा शैल बी लिख दिया और विल बी लिख दिया है, ठीक है। V4 लिख दिए हैं आप, ऑब्जेक्ट लिखा, कंप्लीमेंट लिखा, क्या हो गया, शैल और विल को क्या बोलते हैं, शैल विल बी को क्या बोला जाता है, फ्यूचर कहते हैं। ये V4 को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, खत्म हो गया। अब आइए सतमा में देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैज लिख दिया, हैव लिख दिया, इसके बाद V3 लिख रहा है, V3 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कौन सा टेंस हो जाएगा, पढ़ते हैं, हैज हैव प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब V3 का मतलब परफेक्ट होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट क्या हो गया, परफेक्ट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। और आठवां में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड हो गया, अब V3 आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हैड का मतलब पास्ट टेंस हो गया, V3 का मतलब परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और नौवां में क्या हो जाएगा, देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल हैव, और क्या होता है, शैल हैव, शैल हैव के बाद V3 लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिखिया, कंप्लीमेंट लिखिया, ये क्या होगा, शैल हैव विल हैव को फ्यूचर बोलते हैं, अब V3 को परफेक्ट बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट इसको बोला जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोल देंगे। और ऊपर हम लिखते हैं या यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, 10 नंबर में यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, या ऊपरे लिखते हैं या यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि आप क्या कर सके, समझ सके। 3 गो और बचा हुआ है 10 नंबर में, देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट लिखा हैज हैव, हैज हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब सिंस या फॉर आ जाता हो और इसके साथ टाइम का प्रयोग होता है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, तो यहाँ से पता चलेगा। हैज हैव को प्रेजेंट बोलते हैं, अब बीन को परफेक्ट बोलेंगे, अब V4 को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। 11 में बात करेंगे, हैड, उसके बाद बीन, अब V4 हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दिए, सिंस लिखा दिया, या फॉर आ गया, और टाइम आ गया, तो क्या बोध होगा, जरा देख सकते हैं। हैड से क्या पता चलता है, हैड से पता क्या चलता है, पास्ट में है, हैड से पता चला पास्ट में है, और बीन से पता चलता है कि परफेक्ट हो गया, और V4 का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कितना सुंदर से बनते जा रहा है, लग रहा है कि मैथ बना रहे हैं जैसा महसूस हो रहा है। फिर 12 नंबर में आएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिख दिए, विल हैव हो गया, विल हैव या शैल हैव लिख दिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन लिख दिया, उसके बाद V4 लिख दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दिए। यहाँ पर सिंस फॉर तो आता नहीं है, क्या आता है, फ्रॉम आ जाता है, और क्या आ जाएगा, टाइम आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर बोला जाता है, और बीन को बोलते हैं परफेक्ट बोला जा गया, परफेक्ट लिख दिया। और V4 का मतलब ING होता है, ING का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम सब 12 के 12 टेंस को
क्यों, काहे, कैसे ये होता है, इसके बारे में जान गए। इस 12 टेंस को क्या कीजिए, घर पर बैठ के बारी बारी से लिखने का प्रयास कीजिए, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए और माइंड पर फ्रेश दे के देखिए। ऐसा आपको दिमाग में सेट होगा कि जीवन काल नहीं भूल पाएंगे। नहीं तो रटिएगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। और नहीं तो जो गाना जो गाए हैं उस गानों में अगर ध्यान करते हैं तो पूरा का पूरा टेंस उसी में आपको पूरा खत्म हो जाता है। अंग्रेजी वाला जो गाना है वो, हिंदी वाला तो वह क्या है, एक पहचान के लिए दिया हुआ है, लेकिन अंग्रेजी वाला अगर थोड़ा जानकारी है तो वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से लिख कर अगर लिख लिए सेंटेंस को, एक सेंटेंस को 12 बार लिख के देखिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसा सेट होगा जीवन काल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये जो है बतलाया है प्रैक्टिकल बतलाया है, प्रैक्टिकल रिलेट करके